नमस्कार दोस्तों एंड जय हिंद। दोस्तों बहुत खुशी है मुझे आज इस बात की कि आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को जो प्रेम और स्नेह और जो विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। और दोस्तों कई लोगों का अनुरोध ये था कि सर करंट इवेंट्स में कोई एक ऐसा मिस्टीरियस सीरीज लेकर आइएगा। तो दोस्तों इतने सजेशंस मुझे जो आए हैं तो शायद हो सकता है कि आपके सजेशंस के ऊपर मैं आपको जो है सही यहाँ पर उतरने की कोशिश करने के लिए आज से एक नया एपिसोड का सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम होगा अब की बात द वेदांता आईएएस के साथ। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है अब की बात द वेदांता आईएएस के साथ में दुनिया दिन भर और भारत दिन भर, तो सामान्य तौर पर हम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों का लेखा जोखा पूरे दिन भर में दुनिया के स्तर पर जो घटित हो रहा है उस पूरे खबरों का निचोड़ बहुत शॉर्टली आपको यहां पर देंगे। वैसे तो आप पढ़ते हो, हिंदू पढ़ते हो, आप लोक सत्ता पढ़ते हैं, आप हिंदी पेपर भी जनसत्ता या दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, आप जागरण पढ़ते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, आप लेकिन इतने सारे पेपर्स पढ़ने में आपका जो समय और पढ़ने के बाद भी आपको उन चीजों को निकालना, कुछ बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे हम क्वेश्चंस को कैसे निकालें। तो मैंने जो है इसमें प्रयास किया है कि एजेंडा जो रहेगा मेरा पूरे दिन का, जिसमें एजेंडा में हम लोग दुनिया दिन भर एक अलग से इंटरनेशनल न्यूज का एनालिसिस करेंगे और उसी एपिसोड में हम देश दिन भर या भारत दिन भर ऐसा भी हम लोगों ने इसमें रखा हुआ है जिसमें हम राष्ट्रीय घटनाक्रमों को भी इसमें एक साथ लेंगे। आज के एपिसोड में दोनों घटनाएं बहुत बड़ी थी, इसलिए आज सिर्फ मैं आज के एजेंडे में दुनिया दिन भर इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च करने जा रहा हूं। ये मेरा एपिसोड पहला है। ऐसे ही एपिसोड आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर रोज 8:30 बजे इवनिंग में मिलते रहेंगे। अभी फिलहाल कोशिश कर रहा हूं कि इसे मैं डेली आपके लिए टेलीकास्ट कर सकूं, लेकिन जैसे ही भविष्य में मेरे लिए पॉसिबल हो जाएगा, निश्चित तौर पर दोस्तों दुनिया दिन भर और देश दिन भर अब की बात में टेलीकास्ट तो होता रहेगा। आप मुझे अभी तक जो भरोसा आपने मुझ पर दिखाया है, इस भरोसे पर भविष्य में भी मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इसका एक फायदा यह आपको जरूर होगा कि जैसे मैं दोनों, जैसे दुनिया दिन भर और भारत दिन भर, इसमें एक नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट न्यूज या करंट अफेयर्स को यहाँ पर एनालाइज करूंगा। सिर्फ हम एनालाइज नहीं करेंगे, मेरा ज्यादा से ज्यादा जोर होगा कि जो भी एपिसोड मैं टेलीकास्ट कर रहा हूं उसमें सीसैट का क्वेश्चन कैसे बने ऑन द बेसिस ऑफ करंट इवेंट्स जो होता है हमको, और उसके साथ साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के क्वेश्चनों को हम कैसे उस सारे एस्पेक्ट को छूकर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने 10 क्वेश्चनों का एक पीडीएफ बनाया हुआ है, वो सभी के लिए फ्री है। आप इसको टेलीग्राम चैनल से, या मैं लिंक छोड़ दूंगा, यहां से डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि इसके लिए स्पेशल फाइल बना लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं यहां से आपको फ्री एंड आपको छोड़ूंगा उसकी प्रिंट निकाल के आप उसमें जो है पंच करके आप अपने फाइल को कलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि मैं पूरे महीने में 20 दिन इस एपिसोड को टेलीकास्ट करता हूं, है ना, और 10 क्वेश्चन में इंटरनेशनल, 10 क्वेश्चन में नेशनल। इस तरीके से अगर 20 क्वेश्चनों का एक ही दिन में पूरा डोज में दे रहा हूं आपको, तो इस तरीके से 400 क्वेश्चन आपके एक महीने के करंट इवेंट्स पर सारे एस्पेक्ट को छूता हुआ आपकी फाइल में फाइल अप होगा। अब इस तरीके से अगर थ्रू आउट ईयर मैं इस कोशिश में लगा हूं, आप भी इस कोशिश में लगे हों, तो लगभग 4800 क्वेश्चंस आपके पास में हो जाते हैं। 4800 छोड़िए, 4000 क्वेश्चन तो होगा। और हमको लिखना कितना है, चारों जीएस को पकड़ लीजिए, ऑप्शनल पेपर को ले लीजिए, एसए के पेपर में भी इसका बेनिफिट आपको होगा क्योंकि इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, उसके साथ जो भी हॉट टॉपिक्स होंगे थ्रू आउट द ईयर, उन सबका रोज आपको डेली डोज मिलेगा। अब इस तरीके से अगर देखेंगे हम, तो जीएस 1 में मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आता है, 18 से 20 क्वेश्चन होता है हर जीएस में,
तो 10 क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको करंट पे आता है, या जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहां से प्रोवाइड करूंगा उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आप पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक कर सकते हैं। तो सेपरेटिव एक कोऑर्डिनेटरी एलिमेंट्स भी, एक आपके पास सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स या सप्लीमेंट्री फैक्ट्स इसके तहत जो है आपके पास जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो चारों जीएस को अगर हम मान ले कि 10 क्वेश्चंस के लिए भी इसका फायदा आपको हो गया तो 40 क्वेश्चन हो गए। कभी भी ऑप्शनल का सेकंड पेपर जो है वो कंटेम्पररी इश्यूज या करंट इश्यूज पर डिपेंडेंट होता है, तो लगभग उसमें भी 5 सवाल होते हैं आपको लिखने। तो इस तरीके से 45 क्वेश्चंस हो गए। ऐसे के लिए मान लीजिए मात्र 2 टॉपिक से या 2 करंट इवेंट के टॉपिक से इसका संबंध है, तो इस तरीके से 47 टॉपिक्स हो गए। एटलीस्ट हम मान के चले मोटा मोटी तौर पर कि 50 क्वेश्चंस के लिए इस सीरीज का आपको फायदा होगा, और थ्रू आउट द ईयर आपका समय बचेगा सो अलग। तो हमें 50 क्वेश्चन मोटा मोटी लिखने हैं पूरे मेंस में। अब इस तरीके से अगर मैं 4000 क्वेश्चन की आपको प्रिपरेशन यहां पर करवा दे रहा हूं तो 80 मल्टीपल 80 गुना प्रिपरेशन हम थ्रू आउट इस एपिसोड के साथ आपकी करवाने के लिए कटिबद्ध है, और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा दोस्तों मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो सिर्फ ये बात करनी है। अभी मेरा ऐप भी आ चुका है, उसको डाउनलोड कैसे करना है, उसमें कौन से कोर्सेस में डालूं, तो ये इसकी भी जानकारी आपको आने वाले समय में दी जाएगी। तो शुरू किया जाए तो आपको समझ में आया होगा कि इस एपिसोड का या इस टेलीकास्टिंग का सीरियसनेस क्या है। मैं यहां पर सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड ही नहीं करूंगा, मेरा फोकस रहेगा कि मेंस का आपका क्वेश्चन कैसे बने, और जो अभी बिगिनर्स है बच्चे उनके सोचने के तरीके में, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, टीवी पर न्यूज़ देखेंगे, उसका एनालिसिस अप्रोच कैसे बिल्टअप हो आपके अंदर, तो ये मेरा प्रयास रहेगा। तो आपको करंट इवेंट्स के संदर्भ में इंडिपेंडेंट बनाने की ये मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों। इंफॉर्मेशन बहुत सारी आपके पास में होगी, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो रोज एडिटिकास्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन आप इससे भी कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा भी आधार उन क्वेश्चनों को बनाने का वही होगा जो कि आज की न्यूज में होगा। तो जाए शुरू किया जाए। तो दोस्तों आज का एजेंडा, और दुनिया दिन भर में हमारे लिए दक्षिण पूर्व एशिया के प्राइम मिनिस्टर के दौरे के संदर्भ में काफी हॉट मानी जाती है, और उसी को भारत सिंगापुर संबंध या दक्षिण पूर्व एशिया में, क्योंकि हम लोग ब्रुनेई में गए, ऐतिहासिक दौरा हुआ हम लोगों का, ब्रुनेई से हम सिंगापुर गए, और सिंगापुर में काफी हद तक कि सिंगापुर को हम लोगों ने उस स्टेटस पर लाकर खड़ा कर दिया कि सिंगापुर जो भारत का ओनली पार्टनर था वो आज की तारीख में हम लोगों का स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो चुका है। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या हुआ? पार्टनर होता है सिर्फ इंटरेस्ट के मामले में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर्गत आदान प्रदान करने वाले 2 देशों के बीच का संबंध। लेकिन जब कभी ऐसे ही देश को पार्टनर कन्वर्ट्स इनटू द स्ट्रेटेजिक पार्टनर जब हम कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप का हर एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने दायरा बढ़ा दिया है, या आगे वाले देश ने भी उस दायरे को बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। पहले तो इन टर्म्स को आप समझ लीजिएगा, जो कई दिनों से पेपर में, न्यूज में, मैगजीन्स में आ चुकी है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं हम लोग कि भारत और सिंगापुर के बीच में पार्टनर टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कौन से ऐसे सिम्टम्स है कि जिन आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि सिंगापुर एज एन स्टेटस ऑफ पार्टनर कन्वर्ट्स इनटू द स्ट्रैटेजिक पार्टनर। तो इलुस्ट्रेटेड दिस स्टेटमेंट, इस तरीके का क्वेश्चन आपको होगा तो पॉइंट आउट करना होगा आपको। तो पहला मुद्दा जो है आज के इस अब की बात की सीरीज का, यहां पर आपको दिखाई देगा कि 4 समझौतों पर अभी फिलहाल हस्ताक्षर और सहमति बनी है, जिसमें
डिजिटल क्षेत्र में समझौता एक महत्वपूर्ण चीज भारत और सिंगापुर के संबंध में है दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा, आज से 6 महीने पहले गुजरात में माइक्रोन ने कई तरीके के चिप बनाने वाली जो कंपनियां हैं अपना कारखाना शुरू किया है। और आप सभी जानते हैं कि 1960 के डिकेड के बाद, क्योंकि सिंगापुर के पास ना कोई वन संसाधन है, ना जमीन संसाधन है, और ना ही इंडस्ट्री के लिए जो है मिनरल डिपोजिशंस है, तो सिंगापुर ने शुरू से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पर अपना फोकस किया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सिंगापुर का लगभग 60% रेवेन्यू खर्चा होता है। और ये एकमात्र रिवॉल्यूशनरी कदम था। ली कुयान, जिनको फादर ऑफ द सिंगापुर कहते हैं, उन्होंने इन सारी परिस्थितियों का ध्यान रखकर जो है सिंगापुर को इस तरीके से इस मुकाम तक पहुंचाया दोस्तों। क्या सिंगापुर की इकोनॉमी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग समझौता होता है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय और सिंगापुर के डिजिटल विकास और सूचना मंत्रालय के बीच में। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ साथ 5G और उभरती टेक्नोलॉजी जैसे सुपर कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग करने का एक समझौता किया है। अब ये सारी चीजें नई हैं। हमारे देश में हम 5G में प्रवेश जरूर कर चुके हैं, लेकिन हम उस रफ्तार को हासिल नहीं कर पाए जो 5G की होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक वाइड सेक्टर भारत में मौजूद है, पोटेंशियल भी हमारे पास है, उसकी भी चर्चा इस समझौते में की गई। उसके साथ साथ क्वांटम मैकेनिज्म और क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित क्वांटम कंप्यूटिंग का जो एक टेक्नोलॉजिकल हस्तांतरण होगा भारत और सिंगापुर के बीच में, तो इससे आने वाले समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में काफी रिवॉल्यूशनरी जो है आपको इसका लाभ भारत के लिए भविष्य में प्रस्तुत होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया में, जहां मैंने हाईलाइट करवा के दिया है। इस समझौते के तहत भारत और सिंगापुर सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनेगा और सेमीकंडक्टर डिजाइन तथा निर्माण में प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता पर हस्ताक्षर करेंगे। वैश्विक चिप उत्पादन का 10% और सेमीकंडक्टर निर्माण उपकरण का लगभग 20% हिस्सेदारी कौन रख रहा है? सिंगापुर रख रहा है। और सिंगापुर के साथ मिलकर अगर इस क्षेत्र में हम काम करते हैं तो हमारे पास भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस पढ़े लिखे कई सारे ग्रेजुएट हैं। सामान्यतः इस समझौते से कहा जा रहा है कि 6 लाख लोगों को डायरेक्टली हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं यहां भारत के अंदर। और सिंगापुर में जाकर अगर काम करोगे तो फिर उसकी तो आपको जो है लगभग इसका 4 गुना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां पर भी हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स के तहत या उस हवाले से ये चीजें बताई गई है। तो जैसे कि मैंने कहा, इसमें द हिंदू का, द इकोनॉमिक टाइम्स का, हिंदुस्तान टाइम्स का, मिंट का, उसके साथ साथ इंडिया टुडे का, द फ्रंटलाइन का, उसके साथ साथ दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, है ना, इन सारे पेपरों का कलेक्शन करके इस सारी इंफॉर्मेशन को पुटअप किया गया है। इसलिए इतने पेपर तो आप एक दिन में पढ़ते नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पढ़ते हो। उसका सारा समराइजेशन इन पीडीएफ में है। आप इसको क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं हट जा रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट करके प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। और मैं स्पेशल लगभग 6 पन्ने इस पूरे टॉपिक पर जो है कहा दूंगा, आपको जो है चैनल पर दे दूंगा, जिसको आप आराम से डाउनलोड करके उसको अपनी फाइल में पुटअप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हेल्थ और चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी आप जानते होंगे कि 2012 में जब दामिनी केस हुआ था और लड़की की तबीयत काफी सीरियस हो गई थी, तो उसको हम सिंगापुर में शिफ्ट करवा दिए थे मम्मी पापा के साथ में, याद है ना आपको। तो सिंगापुर का हेल्थ एंड सैनिटेशन स्ट्रक्चर जो है, सिंगापुर अकेला देश है दोस्तों दुनिया का जहां रास्ते पर कचरा डालने के लिए 5 लाख का जुर्माना है। सिंगापुर 1960 में सबसे गरीब देश था, लेकिन यहां
ली कुयान के नेतृत्व में ये चौथी पीढ़ी के प्रधानमंत्री हैं, लॉरेंस फिलहाल जो चल रहे हैं। लेकिन ली कुयान ने स्वच्छता की इंपॉर्टेंस को यहां पर जो है देखा और आज सिंगापुर दुनिया की सबसे स्वच्छ कंट्री में से एक कंट्री मानी जाती है। यहां पर एड़ी पट्टी नहीं लगा सकते, रास्ते पर थूक नहीं सकते, रास्ते पर कचरा नहीं कर सकते हैं आप, समझ में आ रहा है। उसके साथ साथ फुटपाथ पर आप किसी तरीके का कोई वेंडिंग नहीं कर सकते, वेंडरशिप के लिए अलग स्ट्रीट बनाए हुए हैं। तो मान लीजिए कि इस देश में डिसिप्लिन के कारण सिंगापुर 1960 से 2024 65 सालों में मात्र इस मुकाम को हासिल कर सका है। सारे समझौते तो हो गए, लेकिन डिसिप्लिन पर भी भारत और सिंगापुर के बीच में एक समझौता हो जाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। समझ में आ रहा है। तो हेल्थ और सैनिटेशन की अगर बात करें तो हेल्थ और सैनिटेशन में सिंगापुर के साथ हम लोगों का काफी अच्छा और एक प्रोडक्टिव जो है समझौता यहां पर हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे देश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी वीक है। गांव देहात में यहाँ के डॉक्टर काम करना नहीं चाहते और भारत गांवों का देश है। लगभग 6.5 से 7 लाख के करीब हमारे देश में गांव हैं और गांवों से ही देश का निर्माण यहाँ पर होता है। तो हमें उस मैकेनिज्म को यहाँ एस्टेब्लिश करने की जरूरत है कि गांवों को चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र की उन सुविधाओं को मुहैया कराने का हम लोगों को ऐसा व्यवस्था बनाना पड़ेगा। तो ये समझौता उस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ऐसा इस आपको जो है दौरे से हमको पता चलता है। तो स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार मतलब इनोवेशन, नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन, कि नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास में सहयोग किया जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेस का पूरी तरीके से यहां पर हम इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण यह अंतिम समझौता है जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप जो मंत्रालय था इनके बीच में हम लोगों का एक समझौता हुआ और इसका उद्देश्य है कि तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में निकट सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें कौशल्य विकास के क्षेत्र में भारत को आ रही महत्वपूर्ण वर्तमान की बाधाओं को हम यहां कम कर सके। तो ये महत्वपूर्ण 4 क्षेत्रों में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का जो दर्जा हम लोगों ने सिंगापुर को दिया है, तो इन 4 क्षेत्रों को आप महत्वपूर्ण बिंदुओं के तहत अपना उत्तर का पक्ष बनाकर जो है इसको कोरिलेटेड कर देंगे, तो आप ये सिद्ध करने में, एग्जामिनर को संतुष्ट करने में कामयाब हो जाओगे कि कैसे सिंगापुर पार्टनर से स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के तक का सफर तय करता है 1960 से 2024 तक। ठीक है, थोड़ा आगे चला जाए तो इस पूरे 4 समझौते के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इस न्यूज का यह है कि आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त इस साल का लाल किले की प्राचीर से और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने अपने पार्टी घोषणा पत्र में यहां पर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द 2024 लोकसभा polls the BJP had promised to set up थिरुवल्लुवर कल्चर सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड और पीएम ने इसकी शुरुआत सिंगापुर से कर ली। अब आपसे सवाल यह पूछ सकता है कि थिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र की शुरुआत सिंगापुर से ही क्यों की गई? क्यों दूसरे देश नहीं थे क्या दुनिया में? बिल्कुल थे, है। लेकिन थिरुवल्लुर, उसके साथ साथ ये थिरुवल्लुवर जो है तमिल के महाकवि माने जाते हैं और चोल साम्राज्य में सांस्कृतिक विकास का जो उत्कर्ष दिखाई पड़ता है दोस्तों, तो थिरुवल्लुवर ने तमिल संस्कृति को अपने विचारों से, और इनको दक्षिण का कबीर कहते हैं। तो जैसे कबीर महाराज के एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो है बहुत गहन और व्यापक अर्थों का दोहाओं के साथ संबंध जोड़ा जाता है, वैसे ही थिरुवल्लुवर का दक्षिण के और खास तौर से तमिल संस्कृति और साहित्य के साथ में संबंध जोड़ा जाता है।
अब आप कहेंगे कि सिंगापुर में पहला सांस्कृतिक थिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र क्यों ओपन किया गया, तो आपको थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि 8वीं से लगभग 12वीं सदी तक जो है दक्षिण भारत का इतिहास चोल साम्राज्य के तहत काफी गोल्डन ईरा को, या जिसको हम लोग नॉर्थ इंडिया में स्वर्ण काल, गुप्त काल को कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से चोल साम्राज्य और चोल काल को दक्षिण में स्वर्ण काल कहा जाता है। सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी एस्पेक्ट के विकास की तुलना में या विकास के तहत ये चोल साम्राज्य काफी विकसित साम्राज्य एंशिएंट इंडिया के अंदर देखा जा सकता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट था व्यापार और वाणिज्य, और जैसे कि आप जानते हैं राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समय में ये दोनों ऐसे पराक्रमी राजा हुए चोल साम्राज्य के अंदर कि इन्होंने नॉर्थ इंडिया तक को जीतने का कोशिश किया। आपको पता होगा राजेंद्र प्रथम ने गंगस प्लेन में उपस्थित गंगस या गंग राजवंश को हराकर वापसी में गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि को धारण किया था। इनके ये सारे आक्रमणों को देखने के बाद और राजेंद्र प्रथम ने पूरी तरीके से श्रीलंका को अपने अधीन कर लिया था, अनुराधापुर जिसका राजधानी हुआ करता था। समझ में आ रहा है? यहीं से मलय पेनिनसुला तक का व्यापार इनका जो है क्या था, तो शैलेंद्र राजवंश यहां पर जो है आपको सत्ता में जो थे, इनके साथ इनके काफी अच्छे संबंध थे। तो जब सदियों से इस तरीके के व्यापारिक संबंध थे, दूसरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ में भी इनके संबंध थे। आपको याद होगा जल्लीकट्टू को बैन करने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया था, तो उसी के दौरान जो है मडागास्कर से एक नोट रिलीज किया गया जिस पर जल्लीकट्टू का चित्र उत्कीर्ण किया हुआ जो है उस करेंसी के ऊपर था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि चोल साम्राज्य का संबंध उस वक्त अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी था और सबसे ज्यादा संबंध इनका मलय पेनिनसुला से था। अब इतने सालों से, इतने शतकों से अगर व्यापार चल रहा था, वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही थी, तो व्यापारियों के साथ साथ आम सामान्य तमिल नागरिक भी जो है मलय पेनिनसुला में आपको जो है व्यापारियों के साथ वहां के चाय के बगानों में, रबर के बगानों में, गन्ने के बगानों में काम करने के लिए जाया करते थे। अब खेतीबाड़ी का काम लंबा होता है, 2-4-5 महीने रह लिए तो वहीं पर अपना जो है डेरा डाल लिए। इस तरीके से सदियों से ये तमिल जो है पूरी दुनिया में फैल गए। कहीं पे भी जाकर देखिएगा, कनाडा के अंदर जाइएगा, अफ्रीका में जाइएगा, यूरोप में तो ये है, इधर दक्षिण पूर्व एशिया की भूमियों पर भी, उधर अरब कंट्रीज में मैक्सिमम आपको जो है तमिल और साउथ के लोग दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरीके से इनका ये सदियों से माइग्रेशन होता रहा। फिर उसके बाद ये संपूर्ण दक्षिण एशिया का जो अथॉरिटी है वो ब्रिटिश राज के अधीन आ जाता है। फिर हम उसमें भी हम गुलाम थे। उसके बाद धीरे धीरे आजादी मिलना शुरू हो जाएगा। 59 के दशक में, मतलब 60 के दशक में, 1959 में जो है मलय पेनिनसुला को आजाद कर दिया जाता है, या इस संपूर्ण एरिया को 1-2 साल आगे पीछे जो आजादियां देनी शुरू हो जाती है। सिंगापुर दोस्तों ऐसी झोपड़पट्टी वाला देश था जिसको मलेशिया के लोग जो है वंश भेद के आधार पर अपने पास नहीं रखना चाहते थे, या मलेशिया से इनको निकाल बाहर कर देना चाहते थे। 1960 में ये दर्जा जो है यहां मिला और सिंगापुर को निकाल दिया गया मलेशिया और मलय पेनिनसुला से वंश भेद के आधार पर। अब इस वक्त ली कुयान जो है बहुत इनको फाउंडर और फादर ऑफ द सिंगापुर कहा जाता है। दूसरा, सिंगापुर के पास ना जमीन है, ना मिनरल्स था, ना ही आपको जो वन संसाधन है। तो सिंगापुर के पास कुछ नहीं था, काफी गरीब देश था 1960 के डिकेड में। तो यहां से ली कुयान का दूरदृष्टिता देखिए, तो इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर धीरे धीरे जो है, तो इनको पता चल गया कि अपने पास टेक्नोलॉजिकल ज्ञान को प्राप्त करने के अलावा कोई दूसरा उपाय योजना नहीं है। तब से सिंगापुर ने जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के बलबूते आज इतनी तरक्की कर ली। तो दूसरी, ये पहला एस्पेक्ट हुआ। दूसरा एस्पेक्ट हुआ कि सिंगापुर को सींचने में या सिंगापुर को बनाने में
ली कुयान ने देखा कि कौन से नागरिक कमिटेड हैं। यहां से जो गए वो काफी गरीब थे, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था दोस्तों। तो सिंगापुर के नागरिकों के अंदर ली कुयान ने ऐसी राष्ट्रभक्ति को भरने की कोशिश की कि मलेशिया से जो गरीब लोग थे, जो मलय कहलाए, चीन से सांस्कृतिक क्रांति के बाद जो धक्के मारकर निकाल दिए गए, वो चीनी मैंडरिन बोलते थे, वो लोग थे। उसके साथ साथ कई ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में रहकर जो अंग्रेजी जानते थे उनको भी, और खास तौर से चोल साम्राज्य से अब तक 19वीं शताब्दी तक ये जो माइग्रेशन होता रहा, इतना बड़ा तमिल लोगों का समुदाय यहां पर मिलता है आपको कि इसको सिंगापुर में लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस एपिसोड का नाम मैंने रखा लिटिल इंडिया डिप्लोमेसी। अब हो सकता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ये डिप्लोमेसी आपको यूपीएससी पूछ दे, तो थंबनेल में ही इस शीर्षक को आपको देखना है, लिटिल इंडिया डिप्लोमेसी नाम क्यों मैंने रखा। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि तमिल लोग, अब ये हो गई बात वहां के कम्युनिटी की, जो कम्युनिटी वहां पर कम्युनिटाइज हो गई सदियों से। अब सिंगापुर को तमिलों के लिए और तमिल सिंगापुर के लिए इस प्रकार का समीकरण यहां पे बन गया। तो ली कुयान ने देखा कि सारे समुदाय, मल्टीपल कल्चरल कम्युनिटीज को जब तक मैं लेके साथ ना चलूंगा तब तक सिंगापुर का विकास नहीं हो सकता, और सभी मल्टीपल कल्चरल कम्युनिटीज को सेटिस्फाइड करने के लिए चीनी मैंडरिन भाषा को, इंग्लिश को, मलय को और तमिल को राष्ट्रीय रूप से आधिकारिक प्राप्त भाषा का दर्जा जो है 1960 में दिया गया। दोस्तों, अगले साल जब 60 साल हो जाएंगे सिंगापुर की आजादी के, तो इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि थिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र का पहला शिलान्यास जो होगा वो सिंगापुर से होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि सिंगापुर को ही थिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हमने क्यों चुना। एक तो तमिलों के साथ संबंध है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगापुर के तमिलों को छोड़कर ये लोग समझते, बाकी के अन्य लोग समझते हैं कि भारत में तमिल लैंग्वेज ही बोली जाती है, अकेली लैंग्वेज है भारत में, हिंदी नहीं बोली जाती, मराठी नहीं, गुजराती नहीं, है ना, कोई लैंग्वेज नहीं, सिर्फ तमिल ही बोली जाती है। ऐसा कौन मान रहा है? सिंगापुर के लोग मान रहे हैं। ये मैसेज है सिंगापुर के अंदर। दूसरा, सिंगापुर में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री गणपति का ढोल बजाते हुए, अभी सीजन चल रहा है हमारे बापा का। रामचंद्र की और आपने वहां पर जो है लेजिम खेलती हुई औरतों के चित्र देखे होंगे, और तमिलनाडु का एक आपको जो है कल्चरल और क्लासिकल डांस भी देखा होगा। तो ये प्रतीकात्मक डिप्लोमेसी के उन अवशेषों का हम लोगों को विश्लेषण करना होता है। आजू बाजू की या आसपास की जितनी भी इंफॉर्मेशन पेपर न्यूज मैगजीन्स के तहत आती है, एक एक प्रतीक में डिप्लोमेसी के उन सिम्टम्स को खोजना है एज एन एस्पिरेंट्स हम लोगों को। बस यही इस चैनल का प्रयास है और मेरा प्रयास यही रहेगा। इसलिए मैंने पहले का इंफॉर्मेशन पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, उनको तो पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चंस कैसे रिलीज होते हैं तो इसके ऊपर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, ज्यादा मेरा ध्यान उन्हीं बातों पर रहेगा। तो 1960 से लेकर 2024 तक सिंगापुर की इस यात्रा का और विकसित यात्रा का उल्लेख भी हम लोग किए, और पीएम मोदी का संयुक्त बयान जब आया तो सिंगापुर विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा है।
और भारत में कई सिंगापुर बन सकते हैं, उसको भी मैंने क्वेश्चन में लिया है। तो हमारे पोटेंशियल पर ये जो भरोसा, तो हमें सिंगापुर से भविष्य में सहयोग मिलने की, तो तमिल लोगों का भी ये सम्मान था। और खास तौर से सिंगापुर से अगर हम शुरू करते हैं तो घोषणा पत्र जो सरकार ने चुनावों से पहले रखा था और लाल किले की प्राचीर से जो उद्घोषणा हुई थी, उसका जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंटेशन होता हुआ सिंगापुर से जब थिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की घोषणा हुई और इसके ऊपर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर भी हुआ है, तो इससे पता चलता है कि हम थिरुवल्लुर या इस महाकवि के स्मृति में जिस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं दुनिया में, उसमें जरूर यहां से हमने शुरुआत कर दी है। इस बात को हम देख सकते हैं। थिरुवल्लुवर वाज अ तमिल पोएट, सेंट एंड ऑथर ऑफ द थिरुकुल्लर, जिसको सैक्रेड कपलेट्स कहते हैं, मतलब जो कबीर के दोहे हैं, ठीक उस तरीके से। विच हैज एन इमेंस इन्फ्लुएंस ऑन तमिल कल्चर। इंडियाज आर द थर्ड लार्जेस्ट एथनिक पॉपुलेशन इन सिंगापुर। एथनिक पॉपुलेशन नृजातीय लोक संख्या या जनसंख्या कहते हैं जिसे, समझ में आ रहा है। अब एथनिक ग्रुप क्या होता है कभी मैं बताऊंगा आपको, रेसेस हमको ज्योग्राफी में पढ़ना है, उस वक्त इसका उल्लेख आएगा। यहां सिर्फ इतना जान लो कि एथनिक माइग्रेशन या एथनिक पीपल का मतलब होता है कि जो सदियों से इस तरीके से दूसरे कॉन्टिनेंट में। उसके बाद अराउंड 74% ऑफ सिंगापुर पॉपुलेशन आर एथनिक चाइनीज एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप्स आर मलय। समझ में आ रहा है। तो थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप है तमिल, जो यहां सिंगापुर में आपको देखने को मिलता है, जिनका होल पॉपुलेशन में 9% हिस्सेदारी है। और इतने वर्षों से सिंगापुर को कंस्ट्रक्ट करने में तमिलों ने जो भूमिका यहां पर निभाया है, तो ली कुयान ने तमिल भाषा को राष्ट्रीय अधिकृत भाषा का दर्जा देने के साथ साथ तमिल भाषा और तमिल संस्कृति का सम्मान किया है दोस्तों। और ये कम्युनल हार्मोनी का सिंगापुर का सबसे बड़ा कारण बन गया है आज की तारीख में। इसके बाद बिजनेस मीटिंग को देखेंगे, तो बिजनेस मीटिंग के तहत जो है सिंगापुर वाज इंडिया 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2023-24 विद अ शेयर ऑफ 3.2% इन इंडिया टोटल merchandise trade. Export from India to Singapore during this period was $14.4 billion, while import from the Singapore was $21.2 billion. ठीक है, तो 7 बिलियन डॉलर का डिफरेंस है। इसके तहत सिंगापुर विच इज एशियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल हब इज आल्सो द सिंगल लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया इन 2023-24. The total FDI from Singapore to India during 1st April 2004 31st March 2020 was, मतलब 2004 से लेकर 2024 इन 20 सालों में $160 बिलियन तक का, विच इज 1/4 ऑफ द टोटल FDI। तो संपूर्ण FDI का 1/4 हिस्सा ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब 20 सालों के तहत सिंगापुर से हमारे देश में आया है। बहुत ब्रॉड इकोनॉमिक रिलेशंस को हम यहां पर मेंटेन करने जा रहे हैं। इसी महत्ता को देखकर हमने केवल सिंगापुर को अब हमारे रिश्तों में पार्टनर का स्टेटस नहीं रखा, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर का दर्जा इनको इसलिए दिया है। समझ में आ रहा है। तो आपको कई बार सवाल पूछ लेता है, व्हेन सिंगापुर टर्न्स इनटू द पार्टनर एज एन स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और ये कब कब होता है? जब हम वाइड रेंज में किसी देश के रिलेशंस को देखते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स में देखते हैं, जो भी हमारी वर्तमान की और भविष्य की जरूरतें होगी उसको दूरदृष्टि में रखकर देखा जा सकता है। और यही वो मौका, यही वो डायरेक्शंस होगा जब हम संबंधों को क्या करते हैं। इसके साथ साथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी में सुरक्षा के संदर्भ में हम लोगों को सिंगापुर की जरूरत है, जैसे कि अभी फिलहाल एशिया की राजनीति चल रही है करेंट में। दूसरा, चाइना और जापान के बीच में साउथ चाइना सी को लेकर जिस प्रकार की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, सारा PDF में मैंने लिखवा कर दिया है, एक एक है ना, आपको जो पॉइंट उसमें मिल जाएगा और सारे क्वेश्चनों का जवाब भी उसमें से आपको चुनना है। PDF छोड़ दे रहा हूं, तो इसको भी आपने देखना है।
प्रश्न कैसे बनते हैं, तो इसका पीडीएफ भी मैं छोड़ दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पर तैयार किया है, सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने की संभावनाएं तलाशते भारत की तलाश सिंगापुर में खत्म हो जाती है, कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। 6 या 7 पीडीएफ है और विथ ये पेजेस अभी मैंने जो डिस्कस किए इन शॉर्ट, उनके मुद्दे और उस पीडीएफ में मुद्दे जितने हैं, यहां आपको इस प्रश्न का उत्तर, ये सारे 10 प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद सेमीकंडक्टर का अनुसंधान और विकास भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, सेमीकंडक्टर क्लस्टर के क्षेत्र में विकसित होने हेतु भारत सिंगापुर का सहयोग किन किन कारणों से चाहता है। समझ में आ रहा है? दक्षिण चीन सागर में समुद्र सुरक्षा, व्यापार और सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से सिंगापुर की भूमिका भारत के लिए इतनी अहम क्यों है। चौथा क्वेश्चन है, आसियान देशों से सिंगापुर भारत को किस प्रकार और अधिक मजबूती से जोड़ता है तथा भारत की वर्तमान एक्ट ईस्ट पॉलिसी के सुचारू संचालन में सिंगापुर किस प्रकार भारत की सहायता कर सकता है। आप सभी जानते हैं चाइना के नेतृत्व में बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव या BRI प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके तहत चाइना अपने हार्टलैंड और रिमलैंड के सारे क्षेत्रों को आपस में जोड़कर उन पर नियंत्रण करने की प्रस्तावित कोशिश कर रहा है। और हमने लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर ध्यान दिया है। तो BRI वर्सेस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बीच में सिंगापुर किस प्रकार की भूमिका को यहां पर अदा करेगा, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है, हम भी भारत में अनेक सिंगापुर बनाना चाहते हैं, इस वक्तव्य के भावार्थ आपकी दृष्टि में क्या है। तो इस प्रश्न में हमें भारत के पास जो भी टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी का ह्यूमन रिसोर्सेस है, उसका उपयोजन करके हम एज एन सिंगापुर नहीं लेकिन सिंगापुर के समकक्ष जरूर कैसे पहुंच सकते हैं, इस बात को इस प्रश्न के तहत लिखना है। उसके बाद सिंगापुर में थिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र की संस्थापना के पीछे सांस्कृतिक राजनय, इसका मतलब कल्चरल डिप्लोमेसी के मायने क्या है, सिंगापुर में तमिल भाषिक समुदाय और भाषा के प्रदीर्घ इतिहास के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण के साथ अधोरेखांकित करिए। अभी मैंने बता दिया, संक्षिप्त इतिहास बताया, 8वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक लगभग 1300 सालों में तमिल भाषा ने कैसे सिंगापुर को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है, ये सारा चीज मैंने बता दिया, यही सब उतारना है इसमें। उसके साथ नंबर 7वां, भारत और सिंगापुर के बीच हाल के समझौतों पर लगी मुहर भविष्य का किस प्रकार रोड मैप बनाते हैं, विस्तार से समझाइए। तो भविष्य का प्रश्न लिखना आपको। उसके बाद नंबर 8वां, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है, सिंगापुर प्रत्येक विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है, इस वक्तव्य को अभिप्रमाणित करना है, सिद्ध करना है कि केवल सिंगापुर पार्टनर नहीं है, हर विकासशील देश के लिए एक मोटिवेशन है, इंस्पिरेशनल तरक्की सिंगापुर ने कर लिया जो कि अंडर डेवलप्ड हर नेशन को करनी चाहिए। ओके, इसके बाद भारत की एक्ट ईस्ट नीति का सिंगापुर सूत्रधार विगत 10 वर्षों के दौरान किस प्रकार सिद्ध हुआ है, उचित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नंबर 10वां, द्विपक्षीय संबंधों की व्यापकता और गहराई तथा अपार संभावनाओं को देखते हुए भारत और सिंगापुर ने अपने संबंधों के दायरे को विस्तार देते हुए इन्हें व्यापक और रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचने का फैसला किया है। इससे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कैसे बढ़ावा मिलेगा। ये 10 क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों, आपके सजेशन का अब की बात में इंतजार रहेगा, आने वाले समय में और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसके लिए आपके सजेशंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए। तो प्लीज 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 शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आप आकर कुछ सुझाव हो तो वो भी बता सकते हैं। सारे पीडीएफ मैं यहाँ पर फ्री डाउनलोड के लिए आपके पास सामने जो है रख रहा हूँ और सबको डाउनलोड करके आप अपना समय बचाइएगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड तक
धन्यवाद, थैंक यू, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।